हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कक्षा 9 में भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने कक्षा 9 में भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को देखा था, तो यहाँ पर भी हम अंतर को देखें एक बार। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते नहीं हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जो हमारा इस कक्षा 10 का जो चैप्टर है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या एकल पदार्थ के द्वारा नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारे आसपास ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, दही का बनना। आप दही के बारे में कक्षा 9 में पढ़ा था कि जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है, तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, अर्थात यह रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया है। अब दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम कैसे पता लगाएं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो इसका हमें पता लगाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। यदि किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, रंग में परिवर्तन। यदि किसी अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। यदि किसी अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथा है गैस का उत्सर्जन। यदि किसी अभिक्रिया में गैस का निर्माण हो रहा है, गैस निकल रही है, उत्सर्जन हो रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्रियाकलाप 1.1 को पढ़ने से पहले कुछ सावधानी रखनी होगी, जैसे कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होगी, और जो इस क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिस छात्र कर रहे हैं, तो उस पर आंखों पर चश्मा पहन लेंगे। प्रयोग फर्स्ट, लगभग 3 से 4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेग माल की सहायता से रगड़कर साफ कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन है एक धातु है, धातु क्रियाशील होती है। तो मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम के ऊपर की सतह पर एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, जिससे मैग्नीशियम के रिबन का दहन आसानी से नहीं होता है। तो मैग्नीशियम रिबन का आसानी से दहन करने के लिए मैग्नीशियम की जो पतली परत है ऊपर, उसको हटाने के लिए हमें उसे रेग माल की सहायता से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। अब हम मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप से दहन कराते हैं तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जल सकती हैं, जैसा कि आपने चित्र में दिखाया गया है।
अब इस प्रयोग का जो निष्कर्ष की बात करें हम, निष्कर्ष क्या निकलता है इस प्रयोग का। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन का चमकदार श्वेत लोह के साथ दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया की यदि हम समीकरण लिखें तो समीकरण क्या बनेगी, 2Mg + O2, तीर का निशान 2MgO। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 का मतलब ऑक्सीजन और 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम आगे जानेंगे। अब हमारा क्रियाकलाप 1.2 जिसमें प्रयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परख नली में लेड मतलब सीसा नाइट्रेट का घोल लेते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देते हैं। मिलाने से रिएक्शन होगी। तो इस जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा कि जब हम लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिला देते हैं तो हमें पीले रंग का अवक्षेप लेड आयोडाइड PbI2 बनता है, जो कि जल में अघुलनशील होता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और इसी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी हम रासायनिक समीकरण लिखें तो रासायनिक समीकरण क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, तीर का निशान PbI2 प्लस 2KNO3। यहाँ पर जो PbNO3 का होल ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट है और जो Ki है ये पोटेशियम आयोडाइड है। PbI2 क्या है, PbI2 लेड आयोडाइड है और जो KNO3 है ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है। अब हमारा जो क्रियाकलाप है वो 1.3 है। इसमें भी हमें कुछ सावधान रखनी होगी। तो सावधानी क्या है कि अम्ल का उपयोग हमें सावधानी से करना होगा। अब इस प्रयोग हम क्या करते हैं, एक शंकु आकार फ्लास्क में कुछ दानेदार जिंक लेते हैं और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब दानेदार जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है तथा फ्लास्क गर्म हो जाता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि हम इस अभिक्रिया रिएक्शन के बारे में जानें तो रिएक्शन बनेगी Zn + H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 + H2। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के दो भाग। जो रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है तो उसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अभिकारक के बारे में जानेंगे। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, अभी जो क्रियाकलाप 1.1 किया था उसमें हमने मैग्नीशियम का दहन किया था और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, अभिकारक। जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इस अभिक्रिया में बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। ओके। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर रखा जाता है तथा उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर रखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया
जाता है। शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है? जैसे हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो उस क्रियाकलाप को एक समीकरण के रूप में लिखना और उस समीकरण को शब्दों में, तो उसे क्या कहते हैं हम? शब्द समीकरण। मतलब कि रासायनिक समीकरणों को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है तो इसके बारे में जानें। वह समीकरण जिसमें तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2Mg प्लस O2, तीर का निशान 2MgO, तो ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के बीच योग मतलब प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। नंबर 3, रासायनिक समीकरण में उत्पादों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार, रासायनिक समीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो कंकाली रासायनिक समीकरण जिसको हम असंतुलित समीकरण भी कहते हैं, दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2, तीर का निशान MgO। अभी इस विक्रिया में देखोगे आप इस समीकरण में तो अभिकारक में Mg एक बार है, O2 भी 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन तीर के निशान के दाईं ओर देखोगे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। नंबर 2, संतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा उनका परमाणु भार एक समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जैसे 2Mg प्लस O2, तो तीर का निशान 2MgO। अब देखो अभिकारक में 2Mg है, उत्पाद में भी 2Mg है, ऑक्सीजन दे के अभिकारक में 2 हैं, उत्पाद में भी 2 हैं, तो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमने पढ़ा कि जो रासायनिक संतुलित समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है उसके बारे में जानें। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब जो कंकाली रासायनिक समीकरण होता है संतुलित समीकरण, उसको संतुलित क्यों किया जाता है इसके बारे में जानिए आप। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान किया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या होती है उसको क्या किया जाता है? समान किया जाता है। जो परमाणु संख्या होती है जिससे दोनों ओर के तत्वों के परमाणु भार समान हो सके। हमारे पास एक विधि चलती अब आती है इट ट्रायल या अनुमान विधि। इट ट्रायल या अनुमान विधि क्या होती है? जो हम असंतुलित समीकरण होता है तो उसको जो हम संतुलित करते हैं तो जो संतुलित करने की जो विधि होती है
उस विधि को हम इट एंड ट्रायल या अनुमान विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण के बारे में जानेंगे कि हम रासायनिक समीकरण होता है, कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो उसको संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि हमने एक समीकरण लिया है Fe आयरन प्लस H2O जल, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, ये हमने लिया है। तो अब इस समीकरण को कैसे संतुलित करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि आपको दिखाया गया है। नंबर 2, अब समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या को नोट करते हैं। नोट करेंगे कि अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने हैं। तत्वों की बात करें हम, Fe अभिकारक में कितनी बार है, तो Fe अभिकारक में 1 बार है। उत्पाद में देखें तो उत्पाद में 3 बार है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 बार है, उत्पाद में भी 2 बार है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 बार है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन 4 बार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन संतुलित है, 2-2 है, लेकिन Fe आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों संतुलित नहीं है। नंबर 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को हम सबसे पहले संतुलित करते हैं, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो। इस प्रकार हम सर्वप्रथम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु देखो, प्रारंभ में यदि हम देखें ऑक्सीजन को तो अभिकारक में 1 था, H2O के अंदर देखो H2O में। उत्पाद में बात करें, उत्पाद में 4 थे, Fe3O4 में देखो। अब संतुलित करने के लिए अभिकारक में देखो ऑक्सीजन 1 है, उत्पाद में 4 है। अब 1 को 4 बनाओ तब संतुलित हो। तो हम 1 को 4 कैसे बनाएं, 1 को 4 से गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा। तो हमने 1 को 4 से गुणा कर दिया, उधर 4 है ही, तो 4 सेम हो जाएगा। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण निम्न प्रकार होगा। अब जो हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो कैसे हो जाएगा, हमने बॉक्स लगा रखा था सभी के। अब हमने क्या किया कि जो H2 है उसमें 1 था, ऑक्सीजन 1 बार था, तो हमने उसको 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन गया। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारक में तो 8 थे H2O में, उत्पाद में 2 है H2 में। संतुलित करने के लिए अभिकारक में 8 है, उत्पाद में 2 है, तो 2 को 8 बना दो तो 4 से गुणा कर देंगे। अब आंशिक रूप संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। नंबर 5, अब आंशिक रूप संतुलित समीकरण में आयरन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब आयरन के परमाणु प्रारंभ में देखें तो 1 है Fe में अभिकारक में, उत्पाद में 3 थे Fe3O4 में। संतुलित करने के लिए अब अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है, तो 1 को 3 बना दो, 3 से गुणा कर देंगे। अब आंशिक रूप संतुलित समीकरण निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा, 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2O। अब समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, अतः संतुलित समीकरण निम्न प्रकार होगा। 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। भौतिक अवस्थाओं की संख्या दिया। रासायनिक समीकरण तो हमने लिख दिया, संतुलित कर दिया, लेकिन संतुलित के साथ साथ भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं क्रमशः G से स्मॉल g, स्मॉल l, स्मॉल aq तथा स्मॉल s से दर्शाया जाता है। गैस को बोलेंगे, गैस को हम G से दर्शाएंगे, स्मॉल g से। द्रव को मतलब लिक्विड तो L से दर्शाएंगे, जलीय मतलब एक्वा उसको aq से दर्शाएंगे, ठोस मतलब सॉलिड तो S से दर्शाएंगे। अब संतुलित समीकरण निम्न प्रकार होगा। 3Fe कोष्टक में S का मतलब इससे पता चलता है कि जो Fe है आयरन लोहा वो ठोस अवस्था में है। 4H2O जल कैसे हो, कोष्टक में G है
तो यहाँ पर जो जल है वो गैसीय अवस्था में है। तीर का निशान Fe3O4, कोष्टक में एस का मतलब यह है कि जो Fe3O4 है मैग्नेटाइट, ये ठोस अवस्था में है, और 4H2 कोष्टक में जी का मतलब गैसीय अवस्था में है। अब कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक न हो। मतलब सब हर रासायनिक अभिक्रिया में हम भौतिक अवस्था नहीं लिख सकते, जरूरी है तो लिखेंगे अन्यथा नहीं लिखेंगे। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे कि आपको दिखाया गया। यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2H2 हाइड्रोजन। यहाँ पर अब देखो 340 ATM मतलब 340 दाब है यहाँ, प्रेशर। और क्या बनेगा, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम 340 ATM दाब पर रिएक्शन कराएं तो हमें CH3OH प्राप्त होता है, जो कि लिक्विड अवस्था में होगा। दूसरी रिएक्शन है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, लिक्विड अवस्था में है। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। अपन ने देखा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन निकलेगा और 6H2 जल।